नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आप लोगों का वापस से हार्दिक स्वागत है। अब हम वापस से मेजरमेंट की जर्नी को कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड हम लोग ये जानते हैं कि मेजरमेंट इस कुदरत से बात करने का हमारा पहला स्टेप था। इसी के जरिए हम लोगों ने इसको करने के लिए हमने कुदरत को पहली बार नंबर्स के साथ जोड़ना स्टार्ट किया था और उसकी मेजरमेंट करनी स्टार्ट करी थी। एंड इन मेजरमेंट्स के जरिए उनमें आने वाले परिवर्तन या फिर उनमें होने वाले फ्लो ऑफ चेंजेस को जब हमने नोटिस करना स्टार्ट किया तो हम ह्यूमंस की या हम कहें ह्यूमैनिटी की, विज्ञान की जर्नी वहां से शुरू हो चुकी थी। और वही वो स्टेप था जहां से इंसान आगे चल के इन मेजरमेंट्स के जरिए ही कुदरत के नियमों को समझने वाला था और उनको इस्तेमाल करके इवॉल्व करने वाला था। सो हमें मेजरमेंट को यहां पर उसी वे में लेना होगा और मतलब उसी फीलिंग के साथ हम लोग इस चीज को स्टडी करेंगे, क्योंकि ये आपकी भी जर्नी की शुरुआत है जहां आप मेजरमेंट्स को समझोगे और समझ के जब नेचर को नंबर्स के साथ एसोसिएट करोगे और उनके फ्लोज को देखोगे, तो जो खोजें उन महान वैज्ञानिकों ने करी हैं उन चीजों को आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उन खोजों को भी आप नेचर में ही ऑब्जर्व करके खुद ही डिस्कवर कर सकते हो और एक बेहतर वे में इन चीजों को समझ सकते हो, ताकि आप ये सीखो कि खोजते कैसे हैं और आत्मनिर्भर इंसान बन सको। अब मेजरमेंट के साथ ना एक सबसे बड़ा चैलेंज ये निकल कर आता है एक्यूरेसी का, कि यदि हम मेजर करना चाहते हैं, जैसे कि मैं बात करूं कि यदि मैं इस स्केल का इस्तेमाल करके, ये ट्रांसपेरेंट है, आई होप आपको नजर आ रहा होगा, इस स्केल की मदद से यदि मैं मेजरमेंट कर रहा हूं, तो यदि मैं इसके सेंटीमीटर वाले स्केल को देखता हूं या फिर इंच वाले पार्ट को देखता हूं, तो यहां पर एक चीज नजर आती है मुझे कि अगर मान लेते हैं कि इसका स्केल कुछ इस तरीके से प्रिंटेड है, इस तरीके से प्रिंटेड है 3 4 5, ठीक है, इस तरह से यदि प्रिंटेड है, तो अगर मैं कहता हूं कि ये 0 है और ये 1 सेंटीमीटर है, और अगर मुझे किसी एक लाइन को मेजर करना है तो यहां पर मान लेते हैं वो लाइन इतनी बड़ी है। बट अगर मैं इस एंड पॉइंट को जूम करता हूं, इसको जूम करता हूं, तो मुझे ये नजर आता है कि वो लाइन यहां कहीं एंड हो रही है। थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं, यहां कहीं एंड हो रही है। तो यदि मैं इन चीजों को देखूं तो मुझे एक बात तो समझ आती है कि इस स्केल की मदद से मैं यहां तक की तो प्रिसाइज मेजरमेंट कर रहा हूं, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये मेरे लिए अज्यूम्ड है। अज्यूम्ड कह लो या फिर हम कह सकते हैं कि अंदाजा लगाया है हमने कि ये लगभग इतना होगा। हमें दिख रहा है कि ये वाला पार्ट जो है हमारे पास वो 1 मिलीमीटर का है। सी फॉर एग्जाम्पल ये 1 1 मिलीमीटर का गैप है और ये 1 सेंटीमीटर मैंने यहां पर बनाया है। यदि ये 1 मिलीमीटर का गैप है और मुझे लग रहा है कि ये ऑलमोस्ट 2/3 पोजीशन पर है, ऑलमोस्ट, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है देखने से। और यहां पे तो हम जूम करके देख रहे हैं, बट ये स्केल बहुत ही छोटा होता है। यहां पर हम बहुत ही ज्यादा अज्यूम कर रहे हैं, और बल्कि इवन दो हम जूम कर रहे हैं और हम अज्यूम कर रहे हैं कि 2/3 पोजीशन पर है, बट क्या ये एग्जैक्टली 2/3 पोजीशन पर है, यानी कि 2/3 ऑफ अ मिलीमीटर, सॉरी 2/3 नहीं, माफ करना, 1/3 पे, ये पोजीशन 1/3 पे है, क्या ये 1/3 ऑफ द मिलीमीटर है? और जो कि हमारे पास आएगा 0.3333 ठीक है, वो जो कि आगे कंटिन्यू करता जाएगा, ऑब्वियसली एक रिपीटिंग नंबर आ जाता है। बट जो हमारा अजम्पशन है, क्या वो एक्यूरेट है? बिल्कुल नहीं। हो सकता है वंस इन अ वाइल एक तुक्का लग सकता है कि एक्यूरेट हो, बट इनफाइनाइट नंबर्स में आपका तुक्का बैठने का चांस जो होगा वो ना के बराबर होगा। और आप सिर्फ एक मेजरमेंट तो करोगे नहीं, पूरी जिंदगी में हजारों लाखों मेजरमेंट्स करनी होती हैं, तो हर बार आपका तुक्का बैठेगा नहीं। इसका मतलब मेजरमेंट, जब हम दुनिया को, इस यूनिवर्स को या इस नेचर को नंबर्स के साथ मैप कर रहे होंगे और अगर हम मेजरमेंट कर रहे होंगे, तो हमारी मेजरमेंट में एरर आएगा ही आएगा। और ये मेजरमेंट में एरर आने के कई कारण होते हैं। उन कारणों में से जो कारण होते हैं हमारे, एक होता है हमारे पास सिस्टमैटिक एरर, जो कि हम अपनी किताबों में पढ़ेंगे कि सिस्टमैटिक एरर होता है और रैंडम एरर होता है। अब देखो यहां पर ना सिस्टमैटिक एरर, ठीक है, चीजों को याद नहीं करना है, चीजों के वर्ड्स के मीनिंग के सहारे आगे बढ़ना है, ठीक है। सिस्टमैटिक, अब सिस्टमैटिक नाम से हमें एक बात समझ आ रहा है कि भाई जैसे कि यहां पे कोई एक सिस्टम हो जो कि एरर करने के लिए ही बना हो। अब वो क्या क्या हो सकता है? से फॉर एग्जांपल ये एक मेजरिंग डिवाइस है, ठीक है। अब यदि इसके मेजरमेंट की जो डिवाइस है हमारी, ठीक है, यदि मैं इसके जो स्केल जो यहां पर बना हुआ है, ये एक मशीन इसके ऊपर इस मेजरमेंट स्ट्रिप्स को प्रिंट करती है, ठीक है। अब उसके अंदर जो मशीन वहां पर प्रिंटिंग कर रही है, से फॉर एग्जांपल वो एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि गर्मी में फैलता सिकुड़ता है, ठीक है, गर्मी में फैलेगा, ठंड में सिकुड़ेगा, ये सारी चीजें भी आ सकती है। और यहां पर जो एक्चुअल गैप है, हो सकता है कि इसकी मेकिंग में ही एरर हो, इसकी मेकिंग में ही एरर हो, तो इसको हम लोग कहते हैं इंस्ट्रूमेंट एरर।
बेसिकली इंस्ट्रूमेंट में अगर एक एरर छप गया तो वो एरर आपके लिए, जब तक आप उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करोगे उसमें एरर रहेगा। और साथ ही साथ एक और चीज होती है, जैसे मशीन यदि गर्मी में फैल या सिकुड़ सकती है, गर्मी में फैल सकती है, सर्दी में सिकुड़ सकती है, तो सिमिलरली ये भी तो सर्दी गर्मी के साथ एक्यूरेट नहीं है। यदि मैं इस स्केल को रशिया में जहां माइनस में टेम्परेचर होता है वहां लेके जाऊं, और या फिर मैं सहारा डेजर्ट में इसको लेके जाऊं, तो वहां पर सहारा डेजर्ट में इसका स्केल अलग वैल्यूज देगा, मेरा रशिया में ही बहुत अलग वैल्यूज देगा। क्यों? क्योंकि वहां पर अगर हम साइबेरिया जैसी जगह की बात करें जहां -50 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, और अगर मैं सहारा डेजर्ट की बात करूं जहां पर आपका 50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, तो टेम्परेचर डिफरेंस ही 100 डिग्रीज का है हमारे पास। उस केस में स्केल के अंदर ऑलमोस्ट ऐसा मान के चल सकते हो कि 2 से 3 मिलीमीटर का डिफरेंस आ जाएगा इस स्केल की लेंथ में ही, क्योंकि गर्मी में ये फैलेगा, सर्दी में ये सिकुड़ेगा, और साथ ही साथ इसके स्ट्रक्चर का भी उसमें फर्क पड़ता है। से फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे समझाऊं आपको, ऐसे समझाता हूं, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डिजाइनर स्केल का इस्तेमाल किया जो ऊपर से तो मेटल का है और नीचे से प्लास्टिक का है। जरा सोच के देखो, देखो हमें सिर्फ सोचना सीखना है तो हम गहराई में जाएंगे, हम बस एक स्टेप्स याद नहीं करेंगे कि इसकी ये डेफिनेशन है, उसकी वो डेफिनेशन है। और अगर आपको सही मायने में पढ़ाई का आनंद लेना है तो गहराई में सोचो। ऊपर का डिजाइन मेटल का बना हुआ है, नीचे का डिजाइन प्लास्टिक का बना हुआ है, एक डिजाइनर स्केल हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं कहूं कि ऊपर का स्केल तो मेटल का है, लेकिन उसके जो नीचे का पार्ट है, उसके जो नीचे का पार्ट है, से फॉर एग्जांपल वो प्लास्टिक का है, वो प्लास्टिक का है, और यहां पे आपके मेजरिंग पॉइंट्स बने हुए हैं, मेजरिंग पॉइंट्स बने हुए हैं, ठीक है, इस जगह पर। अब होता क्या है कि से फॉर एग्जांपल अगर हम यही दो जगह ले लें, साइबेरिया और सहारा डेजर्ट, ठीक है, तो होगा क्या, मान लेते हैं कि ये स्केल मैंने बनाया दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में बनाया, दिल्ली के टेम्परेचर अनुसार, और मैंने क्या किया, जितना अपनी तरफ से जितना प्रिसाइज ले सकता हूं उतना प्रिसाइज मैंने दोनों की लेंथ यहां पर बराबर रखी। बट मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, मैंने स्केल को बना के एक्सपोर्ट कर दिया रशिया में, और मेरा ही एक स्केल एक्सपोर्ट हो रहा है कहां पर, सहारा डेजर्ट में, यानी कि वहां के लोग इस स्केल को यूज कर रहे हैं। अब से फॉर एग्जाम्पल साइबेरिया में जाता है, जहां पर दिल्ली में अमूमन 30-40 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रहता है, ठीक है, ये साइबेरिया में चला गया जहां -50 डिग्री टेम्परेचर है। अब -50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर क्या होगा कि यहां पर चीजें, क्योंकि 30 डिग्री में बना है, ठीक है, वहां जाएगा तो ठंडा हो रहा है, तो ये जो मेटल है और जो प्लास्टिक है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो देखो होगा क्या, क्योंकि यहां पे और यहां पे मटेरियल अलग अलग है, तो इनके कॉन्ट्रैक्ट होने की जो वो होगी ना, कि हर मटेरियल हर टेम्परेचर में सेम अमाउंट में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ये इनके स्ट्रक्चरल जो एटम्स होती हैं, जो इनका अंदर का लैटिस होता है, किस वे में एटम्स अरेंज हैं, उस पर डिपेंड करेगा। और क्योंकि ये उस पर डिपेंड करेगा तो आप समझ ही गए हो, ईस्टर एग स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और आपका सॉलिड स्टेट अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल आप क्यों पढ़ते हो उसका आइडिया भी लगेगा आपको। तो होगा क्या, मान लेते हैं ये जो मेटल वाला पार्ट है ये ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, वेरस जो ये प्लास्टिक वाला पार्ट है ये कम कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो लेस कॉन्ट्रैक्शन मोर कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से होगा क्या कि हम ऐसा देखते हैं, अज्यूम करते हैं कि भैया यहां पे अज्यूम नहीं करते, माफ करना गलत शब्द, ठीक है, हम यहां पर देखते हैं कि यहां पर ये दोनों जॉइंट है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट जॉइंट है, ठीक है, और ये जो मेटल वाला पार्ट है इनका जो जॉइंट है, से फॉर एग्जांपल अब ये जॉइंट जो है आपस में एक दूसरे की मूवमेंट को, ठीक है, बहुत सारे ईस्टर एग मिलने वाले इसी एक टॉपिक के अंदर, क्योंकि हम लोग आगे मैकेनिक्स ऑफ मशीन्स वगैरह जब बनाते हैं, या रोबोटिक्स जब बनाते हैं, रॉकेटरी भी बना कर रहे होगे, तो टेम्परेचर डिफरेंस के साथ क्या कनेक्शन है ये भी सोचने को आपको मिलेगा, सिर्फ डेफिनेशन याद करने के लिए नहीं। आज से ईस्टर एग्स लेते रहेंगे फिजिक्स के अंदर और सोचते रहेंगे, जब नए नए टॉपिक्स हमारे पास आएंगे तो हमें पता होगा कि हम वो क्यों पढ़ रहे हैं, और उनकी इंपॉर्टेंस हमारे ब्रेन में ऑलरेडी फीडेड होगी। तो यहां पर देखो, ऊपर वाले और बॉटम वाले पार्ट को तो फ्रीडम है भाई, हम अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड हो सकते हैं, लेकिन यहां पर एक हिंड्रेंस है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक वाला पार्ट तो कम कॉन्ट्रैक्ट होगा, वेरस मेटल वाला पार्ट ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से होगा क्या, मेटल ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा, लेकिन क्योंकि वो प्लास्टिक के साथ चिपका हुआ है, प्लास्टिक उससे कम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। मान लेते हैं, वैसे जितना कॉन्ट्रैक्ट मैं अभी कर रहा हूं उतना होगा नहीं, बट मैं एग्जैजरेट करके दिखा रहा हूं ताकि आपको विजिबल हो, कि मान लेते हैं प्लास्टिक वाला पार्ट तो इतना कॉन्ट्रैक्ट हो गया, देखो ओरिजिनल लेंथ तो यहां तक है, प्लास्टिक वाला पार्ट तो यहां तक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, यहां तक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जो कि आपको यहां पे नजर आ रहा है गैप में। वेयर एज जो मेटल वाला पार्ट है वो यहां तक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहता है, वो यहां तक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहता है, ठीक है, वो यहां तक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहता है, बट क्योंकि वो इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके कॉन्ट्रैक्शन में एक हिंड्रेंस है, या फिर मैं कहूं एक रिस्ट्रिक्शन है। इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा,
प्लास्टिक पे और मेटल वाले पार्ट पे स्ट्रेस बढ़ेगा। और क्योंकि यहां पर स्ट्रेस बढ़ेगा, अगेन एक ईस्टर एग, स्ट्रेस आप पढ़ने वाले हो, स्ट्रेस मतलब तनाव बढ़ेगा उसके अंदर, और उस तनाव की वजह से हो सकता है कि भाई कोई ना कोई चीज ब्रेक हो जाए, या फिर वो स्ट्रेस इतना इनफ ना हो कि ब्रेकेज ला सके। लेकिन स्टिल यहां पर आपकी चीजें जो होंगी, आप जरा सोच के देखो, यदि कोई चीज आपको खींच रही है, ठीक है, जैसे कि यहां पर प्लास्टिक मेटल को खींच रहा है, और एक दूसरे तरीके से देखें, न्यूटन के नियम अनुसार देखें तो प्लास्टिक मेटल को खींच रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, वेरस मेटल प्लास्टिक को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और जब हम मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे तो हम उसमें यही देखते हैं, कौन सी चीज कितनी खिंच सकती है या कितनी दब सकती है, किसके बाद वो टूट जाएगी। यही सब पढ़ते हो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाले चैप्टर में, जिसमें आप स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ वगैरह बनाते हो उसमें। तो क्या यहां पर मेजरिंग स्केल जो होगा, हालांकि मैंने यहां पे बोला आपको एग्जैजरेट किया है, इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, बट आप समझो कि उस स्केल के अंदर ही तनाव आ गया है, जिसकी वजह से शायद ये टूट भी सकता है और शायद ये ना भी टूटे, वो डिपेंड करेगा कि किस वैल्यू की स्ट्रेस यहां पर बन रही है परिस्थिति अनुसार। लेकिन अब यहां पर मान लेते हैं कि ये टूटता नहीं है, ठीक है, तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो तो इतना कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है, इतना कंप्रेस हो जाएगा, बट मैं इसको बराबर में दिखाता हूं, ऐसे इतना कंप्रेस होगा, लेकिन नीचे वाला पार्ट कंप्रेस नहीं हुआ, ठीक है, मान लेते हैं वो नहीं हुआ। तो स्केल का ढांचा देखो, जो पहले एक रेक्टेंगुलर शेप में था, अब किस शेप में आ गया है आपका, ये आपके ट्रेपेजॉइड के शेप में आ रहा है। सिमिलरली ये इतना कॉन्ट्रैक्ट होना चाहता था पहले के मुकाबले, ये वाला पार्ट तो इतना ही रहा, ठीक है, और ऐसे ये बन गया, ठीक है। अब क्या स्केल के अंदर एरर नहीं आया, हमारे जो ये गैपिंग्स थे ये भी इस रेशियो अनुसार, जो पहले, अगर मैं गैपिंग की मार्किंग करूं, जो पहले इतने होने चाहिए थे अब थोड़े से कम हो जाएंगे। तो जिस चीज को मैं पहले 1 मिलीमीटर मान रहा था, शायद अब ये 0.95 मिलीमीटर रह गया हो, ठीक है, या फिर 0.97 मिलीमीटर रह गया हो, जो कि अब 1 मिलीमीटर ना हो। तो इन परिस्थितियों की वजह से अगर आप सोचो, और यही चीज अगर सहारा में मैंने एक्सपोर्ट कर रखी है तो ये फैल गया है, उस चीज को आप खुद सोचना कि कैसे हो सकता है, बस सोचना है, अभी कोई रिजल्ट नहीं निकालना है। ऐसे ही सोचोगे तो ये ईस्टर एग्स आपको आगे काम आएंगे, क्योंकि आपकी सोच पहले से तैयार है। और जब आप वो चैप्टर पढ़ोगे ना, तो आपको वो पढ़ने में मजा आएगा, आपको लगेगा कि हाँ मैं कोई एक नोन चीज पढ़ रहा हूं, बस ऐसे ही फैक्ट्स को याद नहीं कर रहा हूं। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से आपका इंस्ट्रूमेंट में एरर आता है, और ये एरर हमने यहां तो पढ़ रहे हैं, लेकिन मशीनों के लिए हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जहां पर हमारे लिए प्रिसीजन और एक्यूरेसी बहुत ज्यादा जरूरी है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं रॉकेट की ही बात करूं रॉकेट की ही बात करूं, जो मल्टीपल ढांचों में आपस में कनेक्टेड होता है, ठीक है, आपस में कनेक्टेड होता है, और यहां पर ये जॉइंट है। अब देखो, ये है कंबशन चेंबर, अगर कंबशन चेंबर हीट करेगा तो वो फैलेगा, अगर वो फैलेगा तो ऊपर वाला पार्ट जो है वो उसका उसका टेम्परेचर और इसके टेम्परेचर में डिफरेंस है, वो शायद उतना ही रहे, बट ये फैलेगा। अगर अगर आप मान लो, क्योंकि ये जॉइंट है तो आपस में एक सरफेस शेयर करते होंगे, तो ये फैलने की वजह से उस बॉडी को धकेलेगा। तो यहां पर आपके लिए क्या जरूरी हो जाता है, स्ट्रेस को एनालाइज करना, कि भैया देखो इतने स्ट्रेस के बाद ये टूट जाता है, क्या हीटिंग चेंबर से उतना स्ट्रेस आ रहा है, यदि नहीं आ रहा है तब तो कोई बात नहीं, एज इट इज ज्वाइन करो और रॉकेट उड़ा दो। लेकिन यदि आ रहा है तो स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए एक्स्ट्रा रिंग्स हमें लगानी पड़ेगी वहां पर, ताकि ऐसा ना हो कि रास्ते में ही ये वहां पर ब्लास्ट हो जाए। तो ऐसी ऐसी एनालिसिस करके ही इंसान नई नई चीजों को बनाता है। विज्ञान का ज्ञान इंसान इसलिए लेता है ताकि वो इंजीनियरिंग कर सके, और इंजीनियरिंग में आप वो बनाते हो जो आज तक इंसान ने नहीं बनाया है। और इंजीनियरिंग के द्वारा बनाई गई चीजों को जब खोज लिया जाता है और किताबों में लिख दिया जाता है, और हम सिर्फ उन्हीं को रट के एक मशीन के ऑपरेटर बन जाते हैं, तो प्लीज हमें अपने आप को इंजीनियर नहीं कहना चाहिए, हमें अपने आप को एक वर्कर कहना पड़ेगा। इंजीनियर वो होगा जो विज्ञान के ज्ञान का इस्तेमाल करेगा, और आज तक की करी गई इंजीनियरिंग के ज्ञान का इस्तेमाल करके वो बनाएगा, क्योंकि यहां पर इंजीनियरिंग का मतलब है ऐसी चीजें बनाना जो आज तक इंसान ने नहीं बनाई है। ठीक है, ये है ट्रू डेफिनेशन, और इसी डेफिनेशन के हिसाब से अपने आप को भविष्य के लिए तैयार करना है आपको। सो देखो, एक एरर ही है, लेकिन ये एरर, जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट एरर, हमें कितनी नई नई बातें सिखा देता है, और ये कोई मुश्किल सी चीज नहीं है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला कि एक इंस्ट्रूमेंट एरर होता है। तो इस चीज को हम एक सिस्टमैटिक एरर का नाम देते हैं। रैंडम का जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि व्हाई इट इज सिस्टमैटिक, या फिर मैं ये कहूं सिस्टमैटिक मतलब कि बेसिकली ये शब्दों का भी खेल है। ठीक है, सिस्टमैटिक मतलब कि यार जानबूझ के किया जा रहा है, सिस्टम के साथ एरर चल रहा है, बट एक्चुअली में देखा जाए ना तो जो परिस्थितियां मैंने बताई, ठीक है, वो परिस्थितियां रैंडम के साथ भी फॉलो करती हैं। तो यहां पर हमें कोई भी चीज को एक फिक्स माइंडसेट के साथ नहीं रखना है, जैसे कि हमारी बुक्स बोल रही हैं कि आपको इसको ही सिस्टमैटिक बोलना है, इसको ही रैंडम बोलना है। नहीं,
नहीं, ये एक समझ का खेल है। डेफिनेशन याद करने का खेल नहीं है, ये आपकी समझ का खेल है, क्योंकि हमारा मेन प्रायोरिटी एरर है, इनकी डेफिनेशंस को याद करना नहीं है। हमारी समझ एक बार डेवलप हो जाती है तो हम उस समझ के साथ परिस्थितियों को समझ लेते हैं, क्योंकि जब हम कोई खोज कर रहे होंगे ना तो हमारे लिए डेफिनेशंस मायने नहीं रखेंगे, हमारे लिए मायने रखेगा उस चीज की समझ। समझ लाइफ टाइम रहती है, डेफिनेशंस जो हम याद करते हैं वो कुछ समय के बाद हम भूल जाते हैं, क्योंकि वो हमारे ब्रेन के लिए उतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन समझ न्यूरोजेनेसिस करके आपके ब्रेन को उसी चीज के लिए अनुकूल बना देती है। तो सिस्टमैटिक एरर के अंदर आ जाता है आपका एक इंस्ट्रूमेंट एरर। इंस्ट्रूमेंट एरर, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट एरर, ठीक है। अब आता है आपका एक अलग टाइप का एरर आता है, जो कि होता है, आपको हम कहें कि देखो मेजरमेंट अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, मेजरमेंट यदि हम कर रहे हैं और हमें मेजरमेंट का प्रोसीजर ही नहीं पता है तो, या फिर हम उतने क्या कहते हैं, उतने ज्यादा हम लोग जिज्ञासु नहीं है उस मेजरमेंट को करने के लिए, ठीक है, बस कर रहे हैं। या तो मान लो कोई एज ए लैब टेक्नीशियन किसी की जॉब लगी है, उसको बोला गया है कि इसकी मेजरमेंट करके लाओ, बट वो अपनी जॉब से खुश नहीं है, ऐसी कुछ परिस्थितियां अगर हो जाती हैं, ठीक है, तो या फिर कोई कोई जॉब ही कर रहा है, ठीक है, मशीन के अंदर एक टूल को बदलना है या फिर टूल की लाइफ को हमें चेक करना है और मेजरमेंट को लेकर उतने सीरियस नहीं है, तो उस तरह के एरर जब आते हैं तो इम्परफेक्शन कहा जाता है इसको, ठीक है, इम्परफेक्शन, या फिर जो पर्सन है वो उतना ज्यादा सीरियस नहीं है, तो इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, ठीक है, इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, वो भी आपका एक सिस्टमैटिक एरर में आ जाता है। और साथ ही साथ मैं इसे रैंडम एरर में भी काउंट करता हूं, लेकिन वो क्यों बोलता हूं, क्योंकि मैं इसे समझाऊंगा कि ये रैंडम में क्यों आएगा, ठीक है। फिर यहां पर एक आता है, यहां पे लिख देता हूं, क्या कहते हैं, इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन, ठीक है। फिर आएगा हमारे पास, अब इसको देखो ध्यान से समझना, ठीक है, इस चीज को मैं थोड़ा अलग लिखूंगा, ठीक है, ह्यूमन एरर, ह्यूमन एरर, ठीक है, ह्यूमन एरर। हमारी किताब के अंदर इंस्ट्रूमेंट एरर, इम्परफेक्शन और यहां पर पर्सनल एरर लिखा होता है, ठीक है, अंडर द केस ऑफ सिस्टमैटिक। बट अब यहां पे आते हैं ह्यूमन एरर, ठीक है। ये जो इंस्ट्रूमेंट एरर आया भी वो किसकी वजह से आया, ह्यूमन एरर की वजह से। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर वो किसकी वजह से आया, ह्यूमन एरर की वजह से। और एक जो हम किताबों के हिसाब से चलें तो पर्सनल एरर जो है, ठीक है, वो भी किसकी वजह से है, ह्यूमन एरर की वजह से ही है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट भी ह्यूमन बनाता है, इम्परफेक्शन का कारण भी ह्यूमन है। और खुद से अगर वो गलती कर रहा है, जैसे कि जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मार्किंग यहां पर है, लाइन यहां पर है, बट अगर कोई बंदा देखेगा यहां से, ठीक है, यहां से देखेगा अगर उसको, तो उसको वो चीज, उसको ये पोजीशन नजर आएगा, या फिर मैं कहूं इस पॉइंट के लिए अगर मैं बात करूं तो उसको मेजरमेंट में देखो इस तरह से डिफरेंस आएगा। अगर कोई यहां से देखेगा तो उसकी जो विजन होगी वो उसको कोई और पॉइंट दिखाएगा स्केल के अंदर, जबकि उसका एक्यूरेट पॉइंट अगर उसे देखना है तो वो उसको एकदम टॉप से देखना चाहिए, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली आप उसके टॉप पे हो, 90 डिग्री पर हो, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आप हो सकता है 89.97 डिग्री पर हो, ठीक है, मान लेते हैं यहां से अगर मैं नापूं तो आप शायद इतने मिनिमल एरर पे हो जो आपको नजर ना आ रहा हो, बट इसकी वजह से भी एक एरर आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका ह्यूमन एरर, और ह्यूमन एरर एग्जिस्ट करता है तभी उसे इंस्ट्रूमेंट एरर आता है, इम्परफेक्शन आता है और पर्सनल एरर निकल कर आता है, ठीक है। अब ये जो रैंडम एरर होता है, ठीक है, रैंडम एरर होता है, ये क्या होता है, परिस्थितियों में आए हुए बदलाव से जिनके लिए आप अभी रेडी नहीं हो, ठीक है, उन एरर्स को हम लोग एक रैंडम एरर कहते हैं। रैंडम एरर मतलब कि जो स्केल हमने बनाया उसको साइबेरिया भेज दिया, माइनस डिग्रीज में भेज दिया, तो वहां पर यूज करने वाला पर्सन साइंटिफिक मानसिकता का नहीं है, मान लेते हैं ऐसा ही एक स्केल है जो हमने बच्चों के लिए भेज दिया वहां पर। अब क्योंकि ये सिकुड़ चुका है, बच्चों को ही यूज करना है, अब उनको क्या फर्क पड़ता है इतनी चीज से, ठीक है। लेकिन अगर मेजरमेंट की हमें सही में नीड होगी तो मेजरमेंट का ज्ञान हमारे लिए जरूरी होगा। मान लेते हैं ये स्केल मैंने एक बच्चे के लिए भेज दिया साइबेरिया में, ठीक है, अब उसको क्या फर्क पड़ता है, वो स्केल को जितना उसका 1 सेंटीमीटर इसमें लिखा हुआ है ना, वो उसी को 1 सेंटीमीटर मानेगा, बेशक वो 0.97 सेंटीमीटर हो, लेकिन वो उसको 1 सेंटीमीटर ही मानेगा। लेकिन ऐसी चीजें, ऐसी मेजरमेंट के लिए यदि मैं स्केल बनाता हूं और वहां की किसी स्पेस एजेंसी को भेजता हूं तो वो इस चीज का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये पता है, उसके लिए ये ज्ञान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरर उनके करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट के लिए कितना बड़ा नुकसानदायी चीज हो सकता है, इसलिए वो इन चीजों के ज्ञान पर फोकस करेगा। एक स्कूल का बच्चा, उसकी शायद स्कूल की मैथमेटिकल ड्राइंग्स पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक स्पेस एजेंसी के लिए इन छोटी छोटी चीजों से फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनको चाहिए प्रिसीजन। सो वो कोशिश करेंगे कि वो स्केल को अपने ही रीजन में डेवलप करें और रैंडम एरर से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। परिस्थितियों में आए हुए परिवर्तन से होने वाले एरर्स जो आते हैं उसको हम लोग कहते हैं रैंडम एरर्स। फॉर एग्जाम्पल
कि आपके पास मान के चलो एक बैरोमीटर है जो कि प्रेशर को मेजर करेगा और बताएगा कि आप कितने एल्टीट्यूड पे हो, क्योंकि आप जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाओगे एयर का प्रेशर जो है कम हो जाता है। ठीक है, तो बैरोमीटर उसी की मेजरमेंट को बताता है कि एयर का प्रेशर कम है। अब से फॉर एग्जांपल बैरोमीटर आपके हाथ में लगा हुआ है। ठीक है, हाथ में लगा हुआ है और वो जो सेंसर है वो आपकी स्किन के पास है। आजकल घड़ियों में भी बैरोमीटर आता है ना, आपकी स्किन के पास है। से फॉर एग्जाम्पल कि आप पहाड़ों पे ऊपर चढ़ते हो, बैरोमीटर का काम है कि हवा में आने वाले प्रेशर के डिफरेंस को मेजर करे और आपको बताए कि आपका एल्टीट्यूड क्या है। ठीक है, अब मान लेते हैं आप हाई टच पे जा चुके हो। ठीक है, बट आप सडनली क्या है कि आप बहुत ज्यादा वॉक करते हुए गए हो, उस पहाड़ी पे चढ़ के वॉक करते हुए गए हो। और दूसरी परिस्थिति लेते हैं कि आप गाड़ी से गए हो। यदि आप वॉक करते हुए गए हो तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी ने बहुत ज्यादा एनर्जी लूज करी है, तो उसने बहुत ज्यादा टेम्परेचर आपकी बॉडी का बढ़ाया होगा। वेरस अगर आप गाड़ी में बैठ के गए हो, चिल मारते हुए गए, तो आपकी बॉडी ने इतनी एनर्जी कंज्यूम नहीं करी है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम रहेगा। अब इस बॉडी के टेम्परेचर की वजह से जो ये बैरोमीटर है इसके अंदर जो फ्लूइड होता है, ठीक है, जो फ्लूइड होता है या फिर अलग अलग टाइप के होते हैं, क्या पता इलेक्ट्रॉनिक बैरोमीटर्स भी आते हैं। ठीक है, जो भी कंपोनेंट है वो टेम्परेचर सेंसिटिव है, जो कि होता भी है, टेम्परेचर सेंसिटिव है। मान लेते हैं कि एक फ्लूइड है, फ्लूइड में जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से वो बैलेंस कर रहा है जो उसको। ठीक है, आपके टेम्परेचर की वजह से इस फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ गया है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो प्रेशर जो है उसमें मेजरमेंट का एरर आ जाता है। अब क्योंकि उसमें मेजरमेंट का एरर आता है, अब इसके अंदर क्या है, एक डेटाबेस है, और वो डेटाबेस क्योंकि एक कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर की तरह ही होता है, एक हार्ड ड्राइव होगी उसमें छोटी सी, जिसमें उस डेटाबेस को स्टोर किया गया होगा। अब उस डेटाबेस के अनुसार मेजरमेंट में जो एरर आया उसके हिसाब से इसने आउटपुट में हाइट बताई। ठीक है, आपकी हाइट होनी चाहिए थी शायद 100 मीटर, लेकिन इसने बता दी 90 मीटर, तो आपके लिए यहां पर 10 मीटर्स का एरर आ गया। तो इस तरह से परिस्थितियों में आए हुए चेंजेस की वजह से, सिचुएशन में आई हुई चेंजेस की वजह से आपका जो एरर होता है उसको हम रैंडम एरर कहते हैं। और रैंडम एरर सिस्टमैटिक एरर के साथ सीधा सीधा कोइंसाइड करता है। इंस्ट्रूमेंट एरर जो कि रैंडम कंडीशंस की वजह से भी आ सकता है। इम्परफेक्शन, ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट करने में उतने उत्सुक नहीं हो, से फॉर एग्जांपल इसको रैंडम एरर की तरह कैसे देखेंगे मैं बताता हूं। मान लो मैं बहुत जिज्ञासु आदमी हूं, मैं मेजरमेंट में बहुत एक्यूरेसी के साथ जितना मेरे बस की है मैं उतना एक्यूरेट करना चाहता हूं, लेकिन आज मेरी तबीयत खराब है। ठीक है, परिस्थिति हो गई मेरे लिए, आज मेरा मन नहीं कर रहा है क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, या फिर कि मेरा कहीं झगड़ा हो रखा है, उस झगड़े का गुस्सा मेरे अंदर भरा पड़ा है और मुझे जॉब करनी है या एक काम करना है, मेजरमेंट करनी है, या अपना ही कोई काम करना है जिसमें मेजरमेंट आती है, तो मैं उतना सीरियस नहीं हूं। तो परिस्थिति में आए हुए परिवर्तन की वजह से मेजरमेंट में जो एरर्स आएंगे वो आपके रैंडम एरर हैं। हम किताबों में जब डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये अलग अलग हैं, बट नहीं, ये आपकी समझ है, ये सिर्फ आपकी समझ है कि देखो सिस्टमैटिक एरर है और रैंडम एरर है, लेकिन रैंडम एरर सिस्टमैटिक एरर के साथ भी कोइंसाइड करते हैं, जुड़े रहते हैं। तो इस तरह के जो एरर्स होते हैं, कहां गया पेन, ठीक है, वो हमारे मेजरमेंट में आते हैं। एक सिस्टमैटिक है, एक रैंडम है, ये दोनों आपस में कोरिलेट करते हैं। मतलब अगर मैं इनका वेन डायग्राम बनाऊं तो इनके अंदर इंटरसेक्शन आता है और ऑलमोस्ट ये पूरा पूरा ही एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। बहुत कम ही केस होते हैं जहां पे रैंडम एरर ना हो, बस सिस्टमैटिक एरर हो, बहुत कम केस होते हैं। ठीक है, इसलिए ये ऑलमोस्ट ओवरलैप करते हैं। तो ये हो गए देखो आपके एरर। अब बारी आती है एरर को समझने की, और एरर को समझने के लिए अगेन हमें कोई डेफिनेशंस पर ध्यान नहीं देना है, हमें जिन चीजों पर ध्यान देना है वो चीजें हैं, ठीक है, वो चीजें हैं कि एरर तो देखो आएगा ही, ठीक है, एरर तो आएगा ही। अब उस एरर पे अगर मैं ध्यान दूं तो एरर के साथ एक चीज और होती है कि अप टू सम मार्क हमारी मेजरमेंट बहुत प्रिसाइज है, उसके बाद एरर आया है। व्हाट आई मीन टू से इज, ठीक है, मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि मान लेते हैं मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, उप्स मेरी उंगली आ गई बीच में। ठीक है, मान लेते, छोड़ो इस लाइन को, मान लेते हैं मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करी। अब मैं इस चीज की मेजरमेंट करना चाहता हूं, कहां गया स्केल, ठीक है, हालांकि इनकी निब बहुत मोटी होती है, ठीक है, बट आई ट्राई। ठीक है, तो मैं इसकी मेजरमेंट करना चाहता हूं सेंटीमीटर्स में। तो यहां पे देखो मेरे पास आ रहा है 12 पॉइंट, आपको नहीं दिख रहा होगा, 12.3, और 3 से थोड़ा आगे है, ठीक है, 12.3। तो 12.3, ठीक है, 3 से थोड़ा आगे था, 3 और 4 के बीच में था। ठीक है, तो मैं अंदाजन ले लेता हूं यहां पर 37, ठीक है, 12.37। अब अगर मैं इस चीज में देखूं, ठीक है, इस स्केल को अगर मैं एक प्रिसाइज चीज मानता हूं, ठीक है, तो मैं यहां पर एक चीज नोटिस करूंगा कि अगर मैं इन चीजों को स्प्लिट करूं तो मैं यहां पे देख रहा हूं कि 12.30 प्लस 0.07, ठीक है। अगर मैं इस चीज को ऑब्जर्व करूं
तो यहां पर तो मेरी मेजरमेंट, यहां तक तो मेरी मेजरमेंट एक्यूरेट है, ठीक है। मेरे पास ये 0.07 ये अनसर्टेन है, यहां पर अनसर्टेनिटी आ रही है। सो वी हैव एक्यूरेट पार्ट एज वेल एज अनसर्टेन पार्ट। ध्यान से देखना, क्योंकि इसका जो अगला टॉपिक है वो यहीं से समझ आएगा आपको, जिसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। वहीं पर ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत आसान है, अगर ऑब्जर्व करके पढ़ा जाए, मेजरमेंट के हिसाब से पढ़ा जाए तो वो बहुत ही आसान है, लेकिन हम उसमें रूल्स याद करते हैं इसीलिए वो दिमाग में पल्ले नहीं पड़ता है। टिप्स एंड ट्रिक्स याद करते हैं इसलिए वो समझ नहीं आता है। बल्कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी है, क्योंकि हमें भी तो भविष्य में खोज करनी है, और खोज जब भी आप करोगे तो मेजरमेंट तो आपका पहला स्टेप होगा, इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है। सो यहां तक की मेजरमेंट, ठीक है। हालांकि इसमें एक बात ध्यान रखना होगा, मैं यहां पर एक्यूरेट का मतलब ये नहीं है कि इस लाइन की जो लेंथ है वो 12.3 है, नो। इसका मतलब ये है कि 12.3 तक अगर मैं लाइन को देखता हूं, ठीक है, तो यस 12.3 से तो वो बड़ा है, मुझे इस बात की गारंटी मिल जाती है, क्योंकि मेरे पास एक अनसर्टेन मेजरमेंट है, ठीक है। तो मेरे पास सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी को देखने का एक नजरिया बनाना होगा हमें, और वो ये है कि 12.3 इससे कम तो नहीं है। ये चीज मेरे पास कंप्लीटली गारंटीड हो गई, गारंटी हो गई मेरे पास। अब स्पेलिंग मेरे को वर्ड्स याद नहीं आ रहे, ठीक है, गारंटी हो गई। तो 12.3 से तो बड़ा है, इस बात की गारंटी है। और ये भी कहूं कि अगर 12.37 है तो मैं ये कह सकता हूं कि 12.4 से स्मॉल है, 12.4 से स्मॉल है, इस बात की भी गारंटी हो गई, क्योंकि मेरा जो मेजरमेंट है वो 12.37 आया है, ठीक है, 37 आया है। तो मैं यहां पर 12.3, ठीक है, इसको मैं एक एक्यूरेट मेजरमेंट, मतलब एक्यूरेट वर्ड से शायद मैं गलत ना आपको समझा दूं। एक्यूरेट का मतलब यह है कि भैया इससे कम तो नहीं है, तो यहां तक तो मैं प्रिसीजन लेकर आ रहा हूं, लेकिन यहां पर मेरा प्रिसीजन नहीं है, क्योंकि ये मैंने 3 और 4 के बीच में जो लाइन जा रही थी उसको देख के खुद ब खुद अंदाजा लगाया है। सो 12.3 से 12.4 के बीच में है, ये कंफर्म कर देता है, ठीक है। तो इस एक्यूरेट को मैं इस चीज से बताना चाहता हूं कि 12.3, अब मेजरमेंट में ऑब्वियसली 12.4 तो मैं नहीं लूंगा एक्यूरेसी के लिए, क्योंकि वो तो ज्यादा की बात कर रहा है, बट एक्यूरेसी की अगर मैं बात करूं तो 12.3 तो मेरा श्योर है, और 0.07 मेरे पास अनसर्टेन है, 0.07 मेरे पास अनसर्टेन है, और यही चीज आपके मेजरमेंट में निकल कर आती है। अब कैसे निकल कर आती है, और इसमें जो आपका अनसर्टेन वाला पार्ट है ना, इस पर फोकस करो। जितना बड़ा आपका अनसर्टेनिटी होगा, क्योंकि यही आपको बताएगा, आपको समझाएगा, एक्चुअली में नेचर आपको समझाएगा एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर में, ठीक है, कि भैया इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो आपको समझाएगा। हमें ये चीजें एक डेफिनेशन की तरह याद नहीं करनी है, कुदरत हमें समझाएगा, कुदरत से ज्ञान लेना है, ठीक है। इस अनसर्टेनिटी की बात करते हैं। से फॉर एग्जांपल कि एक आदमी स्टॉप वॉच लेके खड़ा है, ठीक है, क्या मेरे पास कोई ऐसी चीज है जो मैं, हाँ, ठीक है, तो मान के चलो कि मेरे पास एक ऐसा चेन सा है, ठीक है। मैं अगर एक स्टॉप वॉच लेके खड़ा हूं और मैं इसको पेंडुलम की तरह घुमाता हूं, ठीक है, हालांकि ये बहुत ज्यादा वॉबल कर रहा है, ठीक है, थोड़ा कम वॉबलिंग लेता हूं, मैं इसको पेंडुलम की तरह ऐसे ऐसे झुलाता हूं, ठीक है। मैं ये देखना चाहता हूं कि इस पॉइंट से इधर जाकर इधर जब वापस आता है तो मैं स्टॉप वॉच को ऑन करूंगा, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, इसके लिए 2 आदमी लगेंगे, एक आदमी छोड़ेगा, एक आदमी स्टॉप वॉच ऑन करेगा, ठीक है। जैसे ही छोड़ा और ये वापस आया, ठीक है, अरे आजा, ठीक है, जैसे ही वापस आया मैंने स्टॉप वॉच बंद कर दिया। अब सोचो कि कोई इंसान है जिसको, जो कि बहुत सही, मतलब बहुत जल्दी एग्जैक्ट टाइम पे तो स्टॉप वॉच ऑन और ऑफ करना आसान काम नहीं है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम पर इम्पॉसिबल है। लेकिन कोई बंदा ऐसा होगा जिसकी क्या बोलेंगे कि रिफ्लेक्सेस बहुत फास्ट होंगे, कुछ किसी बंदे के रिफ्लेक्सेस बहुत स्लो होंगे। तो एक बंदा है जो फटाक से ऑन करता है और ध्यान से देखकर फटाक से ऑफ करता है, तो उसके केस में अनसर्टेनिटी कम होगी। वेरस अगर एक दूसरा बंदा होगा जो छोड़ने के बाद वो प्रोसेस थोड़ा डिले करता है और फिर ऑन करता है, और जब पकड़ लेता है फिर थोड़ा टाइम में ऑफ करता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, आपकी जो अनसर्टेनिटी है उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। तो इसी वजह से एरर की मेजरमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, कि भैया मान लेते हैं कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि एक ही मटेरियल को बनाती है, और फिर हम उनके प्रोडक्ट्स को लेकर आते हैं और उनके अंदर एरर की मेजरमेंट को देखते हैं। इनमें ऑब्वियसली प्राइस डिफरेंस है, ठीक है, एक लॉजिकल वे में समझो इसको, और ये आपका ईस्टर एग होगा एलपीपी के लिए, मैथमेटिक्स में लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है, जिसमें आप देखोगे कि कौन सी चीज ज्यादा एफिशिएंट है, मैथमेटिकली हम उसको जज कर सकते हैं। तो सोचो 2 कंपनियां लेते हैं, से फॉर एग्जांपल 2 कंपनियां लेते हैं, एक कंपनी, दोनों कंपनियां सेम प्रोडक्ट बनाती हैं और हमें उन दोनों की जरूरत है, और हम ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर इनके रॉ मटेरियल्स, मतलब इनके प्रोडक्ट हमारे लिए रॉ मटेरियल की तरह काम कर रहे हैं। एक का प्रोडक्ट महंगा है, एक का प्रोडक्ट सस्ता है, तो हमने दोनों को मंगाया। तो यहां पर केसेस बनेंगे। केसेस क्या बनेंगे, ठीक है, एक प्रोडक्ट का कॉस्ट है मान लेते हैं 10 रुपीज, ठीक है, बहुत कम ले रहा हूं वैसे तो मैं, और एक प्रोडक्ट का कॉस्ट है 10.5 रुपीज,
ठीक है, 10.5 रुपीज एक पीस मान लेते हैं, एक पीस का कॉस्ट है, ठीक है। बट इनका जो एरर है ना, एरर, ठीक है, ये जो अनसर्टेन पार्ट वाला है, जो एरर है, ठीक है, वो आ रहा है आपका अभी रिलेटिव एरर बोलना है, बट अभी मैं रिलेटिव एरर आपको पढ़ाया नहीं है, बट ऐसा मान लो कि मैं रिलेटिव एरर की बात कर रहा हूं, जो कि आ रहा है 0.5% का, ठीक है, 0.5% का। वेरेज ये ₹10.5 वाला जो है, उसमें जो रिलेटिव एरर है, ठीक है, वो आ रहा है 0.3% का, 0.3% का, ठीक है। और आपकी जो नीड है ना, आपकी जो नीड है, वो कहती है कि हम 0.4% से ज्यादा रिलेटिव एरर को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम जो चीज बना रहे हैं उसमें इससे ज्यादा परसेंटेज का एरर नहीं होना चाहिए, अन्यथा हमारी मशीन खराब हो सकती है, जो भी हम बना रहे हैं वो खराब हो सकती है। तो बेशक अब मान के चलो कि आपको ये 10-10 रुपए के जो पीसीज हैं, वो ऑलमोस्ट आपको चाहिए 1 करोड़ की, 1 करोड़ पीसेस चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए जो प्राइस हो जाता है ऑलमोस्ट 10 करोड़ रुपए हो जाता है, और यहां पे जो हो जाता है 10 करोड़ 50 लाख रुपए का हो जाता है, ठीक है, 10 करोड़ 50 लाख का हो जाता है। तो यहां पर आपको 50 लाख रुपए तो बच रहे हैं, लेकिन इस 50 लाख रुपए अगर बचने की वजह से आप इसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, तो होगा क्या कि आपका ये जो पूरा पैसा है ये डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा अगर रिलेटिव एरर होता उस चीज में, तो आप जो प्रोडक्ट बना भी रहे हो वो किसी काम का नहीं होगा। मान लेते हैं आपने फाइनल प्रोडक्ट बनाया और मार्केट में बेचना स्टार्ट किया, तो उससे हुआ क्या? उससे होगा ये कि भैया रिलेटिव एरर को आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, अब प्रोडक्ट तो बेच दिया, कस्टमर रिव्यू बहुत गंदे आने स्टार्ट हुए, और इन दी एंड आपकी कंपनी का ब्रांड नेम खराब हो गया। ऐसी ही एक घटना का मैं एक जिक्र करता हूं, मतलब बताता हूं। सैमसंग का एक फोन था, सैमसंग बहुत ब्रांडेड कंपनी बन चुकी है, उसने भी ऐसे ही छोटे मोटे एरर को इग्नोर किया था, क्योंकि वो कहते हैं ना, कभी कभी सक्सेस का नमक चखने के बाद इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। तो अब मेरे को ध्यान नहीं है, S7 था शायद, S7 सीरीज था। पहले एक नोट सीरीज करके फोन आता था, तो गैलेक्सी नोट 7 सीरीज का फोन था। इनकी बैटरीज ब्लास्ट हो रही थी, ठीक है, क्यों? क्योंकि बैटरीज का जो टेम्परेचर होता है ना, एक सर्टेन टेम्परेचर राइज होने के बाद बैटरीज या तो फूल जाती हैं, या उनमें से गैस लीकेज हो जाती है, या वो आग पकड़ लेती हैं, ठीक है। उनका एक ये था कि भाई हम इस बैटरी में जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, ठीक है, मतलब जो कंपनियां बैटरी बनाती हैं, वो बैटरी बनाने के साथ कहती हैं कि इस टेम्परेचर तक से फॉर एग्जांपल कि 50 डिग्री सेल्सियस तक, मैंने खुद ही लिया वैल्यू, ठीक है, तक तो ये इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, 50 डिग्री तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और हमारा जो एरर है ना, हमारा जो एरर है, ठीक है, वो 5 डिग्री का है, 5 डिग्री का एरर, ये बड़ी वैल्यू ले रहा हूं वैसे मैं, ठीक है, 5 डिग्री तक एरर है। इसका मतलब ये है कि 50 डिग्री जो हम क्लेम कर रहे हैं, हो सकता है एरर जो होता है प्लस माइनस में लेंगे हम लोग, कि 45 डिग्री सेल्सियस पे भी वो जल सकता है, मतलब बैटरी जल सकती है, आग पकड़ सकती है, या फिर 55 डिग्री तक भी वो सस्टेन कर सकती है, ठीक है, 55 पे आग पकड़े, ठीक है। तो हमारे पास एक रेंज आ जाती है 45 से 55 डिग्री की, ठीक है। वेयर एक दूसरी कंपनी है, ठीक है, जो कि अगेन 50 डिग्री ही क्लेम करती है, ठीक है, लेकिन वो जाती है 10 डिग्री का, उसमें एरर होता है, तो 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, उन्होंने ये क्लेम कर दिया। अब यहां पर क्या हुआ कि सैमसंग ने ये सोचा कि यार आज तक तो बैटरियां जली नहीं है, और ये मैंने खुद फिगर ली है, ये ऑफिशियल फिगर्स नहीं है, मैंने खुद एक एग्जांपल जनरेट किया है कि यार आज तक तो टेम्परेचर इतना गया नहीं है, लोग कितना ही यूज करते होंगे भाई, ठीक है। मतलब इससे थोड़ा बड़ा टेम्परेचर होता है, क्योंकि इतना तो हमारे इंडिया में सराउंडिंग का ही टेम्परेचर हो जाता है, आप इसको 70-80 ऐसे मान लो, ठीक है, कुछ ऐसे मान लो, बट एग्जाम्पल को समझो। तो सैमसंग ने यह सोचा कि नहीं लगती है आग, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसने 10 डिग्री का एरर दिया हुआ है, वो कंपनी जो हमें बैटरीज दे रही है वो थोड़ी सस्ती दे रही है, ठीक है, तो हमें बैटरी सस्ती पड़ेगी तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। बट इन शॉर्ट, वो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के चक्कर में उनको पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ फोन्स रिकॉल करने पड़ गए थे, वापस लाना पड़ा था, और सैमसंग कंपनी को उस साल बहुत बड़ा लॉस हुआ था। जो उन्होंने अपनी एस सीरीज फोन से प्रॉफिट जनरेट किया था ना, वो नोट सीरीज फोन से उन्होंने उसको लॉस में कन्वर्ट कर दिया। इवन उस साल मतलब उस साल सैमसंग के शेयर्स भी नीचे गिरे थे। क्यों? क्योंकि वो फोन्स जो हैं वो बार बार जो खरीद रहा था, कुछ टाइम के बाद फोन धीमे धीमे कमजोर होता है, लेकिन 3 से 4 महीने में ही बैटरी, क्योंकि बार बार ड्रेन और चार्ज हो रही थी, और बैटरी में 10 डिग्री का फ्लक्चुएशन था, तो मोस्टली 40 डिग्री पे पहुंचते के साथ ही फोन की बैटरियां जलनी स्टार्ट हो जाती थी। और 40 डिग्री एक ऑफिशियल फिगर नहीं है, मैं अपने एग्जांपल के हिसाब से बोल रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे में शायद उन्होंने जो ये प्रॉफिट इंक्रीज करने का सोचा, उनको कितना बड़ा लॉस हो गया। और यही है आपका ईस्टर एग LPP के लिए, लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, जो आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स के अंदर, ये उसका ईस्टर है कि बेस्ट एफिशिएंट वे में आप किसी भी चीज को कैसे देख सकते हो, और गणित के जरिए बेस्ट एफिशिएंसी आप कैसे निकाल सकते हो, इवन फॉर प्रॉफिटेबिलिटी एंड फॉर बिजनेसेस, ठीक है। तो देखो, मेजरमेंट सिर्फ एक चैप्टर का पार्ट नहीं है, ठीक है,
क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा कि मैंने ये चैप्टर वाली बात क्यों बोली, क्योंकि जो ये हम पहले चैप्टर में पढ़ते हैं ना, ठीक है, इसके बाद हम एंटायर पूरी फिजिक्स की जर्नी में 11 12th में इनको कहीं यूज ही नहीं करते हैं, ठीक है। हालांकि जो भी आप लॉज जो आप पढ़ रहे हो वो नेचर से ही डिस्कवर किए गए हैं, मेजरमेंट के जरिए ही उनकी मैपिंग की गई है, नेचर के अंदर नंबर्स के साथ एसोसिएट किया गया है, विद एरर्स वो रहा है, उसके बेसिस पर इंसानों ने चीजों को डिस्कवर किया है। बट हमें डेफिनेशंस पढ़ाई जाती हैं और हमें ये सब चीजें हम एनकाउंटर करते यदि हम लैब में जाते, और इस रियलिटी से कोई नहीं छुपा हुआ है कि हम लोग लैब में जाते हैं बस एक फॉर्मेलिटी के लिए, हम लोग फीसेस देते हैं स्कूल्स के अंदर, बट लैब हमारे लिए नॉन एग्जिस्टेंट चीज है। बेसिक से एक्सपेरिमेंट हम लोग करवाए जाते हैं दिखाने के लिए कि एक स्लैब दे दिया, उसमें लेजर लाइट छोड़ दी, उसका बस हमने बना लिया, रिफ्रैक्शन देख लिया हमने, उसमें साइन आई बाई साइन आर का फॉर्मूला लिख लिया या पेंडुलम लटका के जी की वैल्यू ढूंढ ली। सदियों पहले ये काम करना चाहिए करते थे इंसान, आज भी हम वही कर रहे हैं। तो लैब हमारे लिए नॉन एग्जिस्टेंट है, बट रियल मायने में देखा जाए तो एरर्स हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं, और ये तो हमारी कुदरत से बात करने की शुरुआत है, और शुरुआत में ही कुदरत हमें इतने बेहतरीन बेहतरीन ज्ञान दे रहा है, और इस वजह से ये पार्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि आपको तो भविष्य में खोजकर्ता बनना है, ह्यूमैनिटी को इवॉल्व कराने के लिए, इसलिए आप इन चीजों को सीखो, लेकिन कुदरत से बात करके सीखो, डेफिनेशंस के फॉर्म में मत सीखना, ठीक है, क्योंकि ये मुश्किल नहीं है, ये आसान है। तो आपको अब समझ आ गया होगा कि एरर्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट और क्यों हैं, और इसमें एक्यूरेट मतलब ये वर्ड मैंने खुद ही लिया है, एक्यूरेट और अनसर्टेन, इसका क्या मीनिंग होता है। तो अब बढ़ते हैं आपकी इस एरर की मेजरमेंट के इंपॉर्टेंस तो आपने समझा। अब हम इसको जब एक एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो हमारे पास क्या परिस्थितियां आती हैं, उन परिस्थितियों से हम देखते हैं। अब देखो, परिस्थितियों में यदि हम कहें, ठीक है, अगर मैं उस पेंडुलम वाली बात को ही करूं कि मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, अरे रुको भाई, ठीक है, मान लेते हैं कि मैं इसको ऐसे इसको ऑसिलेट करवा रहा हूं, ठीक है। अब इसमें मैं घड़ी को ऑन ऑफ कर रहा हूं, तो देखो बहुत सारी चीजें हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, फर्स्ट टाइम चेक करते टाइम मैं एक्टिव हूं, ठीक है, टाइम पे कर रहा हूं, लेकिन एरर तो है इसमें, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊं या कभी जल्दी हो जाऊं, ठीक है, और थोड़े टाइम के बाद मैं थक जाऊं हाथ ऐसे पकड़े पकड़े, तो मेरी एक्यूरेसी और कम हो जाए। तो इससे क्या होता है कि हम किसी भी मेजरमेंट में बिना एरर के तो हमारी मेजरमेंट होगी नहीं, ठीक है। सो नो मेजरमेंट इज विदाउट एरर, नो मेजरमेंट इज विदाउट एरर, ये हमें नजर आ रहा है, कोई याद करने वाली चीज नहीं है, जो दिख रहा है बस वो लिख रहे हैं, ठीक है। नो मेजरमेंट इज विदाउट एरर, तो अगर सारी मेजरमेंट एरर के साथ हैं तो इन एरर्स को अगर हम देखें तो होगा क्या कि हम कई बार एक्चुअल वैल्यू जो हमें नहीं पता है, ठीक है, एक होगी हमारे पास एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, जो हमें नहीं पता है, या तो हम कभी कभार उससे ज्यादा वैल्यू ले आएंगे अपनी मेजरमेंट में, या कभी कभी उससे कम ले आएंगे, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे ओवर एस्टिमेट कर लिया या फिर अंडर एस्टिमेट कर लिया, ठीक है, वैल्यू को अंडर एस्टिमेट कर लिया वैल्यू को। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी मेजरमेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं टाइम को मेजर कर रहा हूं इस पेंडुलम की, ठीक है, तो 1.23 आया सेकंड, ठीक है, ये सारे सेकंड में है, ठीक है, 1.15 सेकंड आया, ठीक है, 1.21 सेकंड आया, ठीक है, 1.19 सेकंड आया, ठीक है, 1.27 सेकंड आया, ठीक है। इस तरह से मेरी वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। मान लो मैंने 1 2 3 4 5 बार मेजर किया और मेरे ये रिजल्ट आया। तो अब अगर मैं इन वैल्यूज को देखूं तो इन वैल्यूज को ऑब्जर्व करो, एक वैल्यू होगी इसमें जो सबसे छोटी होगी, ठीक है, और एक वैल्यू होगी ये रही जो सबसे बड़ी है, ठीक है। अब यदि मैं देखूं तो ये वाली वैल्यू मेरी सबसे बड़ी अंडर एस्टिमेशन है, और ये वाली वैल्यू मेरी सबसे बड़ी ओवर एस्टिमेशन है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं मल्टीपल अटेम्प्ट्स नहीं लूंगा, मैं एक ही को देखूंगा तो वो वैसे भी एरर के साथ है, लेकिन एरर के साथ भी मैं एक्यूरेसी की तरफ बढ़ सकता हूं। कैसे? ठीक है, ओवरऑल इन सारी वैल्यूज को देखूं तो देख के हमें समझ आता है कि भाई नियर बाई इसी के आसपास वैल्यू है, लेकिन सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू ही मेरी सबसे बड़ी अंडर एस्टिमेशन और सबसे बड़ी ओवर एस्टिमेशन है। तो जो मेरा एक्चुअल वैल्यू है उसकी अगर मैं देखूं तो ये 1.15 सेकेंड, ठीक है, और 1.27 सेकेंड के बीच में लाई करेगा, ठीक है, बीच में लाई करेगा, और इनके बीच में ये वैल्यूज भी आती हैं। हो सकता है इनमें से कोई एक एक्यूरेट हो सकता है इनमें से कोई भी वैल्यू एक्यूरेट ना हो। लेकिन अब अगर मैं एक चीज देखूं कि हम एवरेज निकाल के क्या करते हैं, एवरेज का मतलब यह होता है कि भैया एक मल्टीपल वैल्यूज की एक ऐसी वैल्यू जो सेम आउटपुट दे सके, जो एवरेज के बारे में हम समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि एक क्लास में बच्चे हैं, सबके अलग अलग नंबर्स आए हैं एक टेस्ट के अंदर, ठीक है, तो
पूरी पॉपुलेशन का एवरेज मार्क्स कितना है। मान लेते हैं एक बच्चे के 10 नंबर है, ठीक है, एक बच्चे के 12 नंबर है, एक बच्चे के 9 नंबर है, एक बच्चे के 16 नंबर है, 4 बच्चे ले लेते हैं, ठीक है। तो 10 12 22, 22 9 31, 31 31 10 41, 41 6 47, तो 47 बटे में 4, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। फिर 10.70 है, तो यहां पर 70, तो 130 यानी कि 6 7 10.175, ठीक है। तो यानी कि एक बच्चे पे 10.175 मार्क्स अगर हम लोग डाल देते हैं, मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो वो 47 ही आएगा। तो देखो एक वैल्यू वही काम कर रही है जो ये अलग अलग वैल्यूज कर रही हैं, कि ओवरऑल टोटल मार्क्स को अगर मुझे देखना है तो वो एक बच्चे पे कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। या फिर मैं कहूं कि किसी को 10 रुपए फाइन देना है, किसी को 12 रुपए फाइन देना है, किसी को 9 रुपए देना है, किसी को 16 रुपए देना है फाइन, ठीक है। तो एवरेज मुझे एक बच्चे से कितना फाइन मिल रहा है, 10.175, क्योंकि अगर मैं इसको 4 से जोड़ूंगा तो मेरा जो टोटल कलेक्शन होगा वो 47 होगा, और इनको अलग अलग जोड़ूंगा तो भी टोटल कलेक्शन मेरे पास 47 होगा। तो ये हो जाता है आपका एवरेज वैल्यू। और इस वैल्यू को अगर आप देखोगे ना, इस वैल्यू को अगर आप देखोगे तो आप अगेन जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हो, सबसे बड़ी अंडर एस्टिमेशन, इनको आप उसकी तरह लो, मेजरमेंट की तरह लो, ठीक है। दिस इज योर अंडर एस्टिमेशन, दिस इज योर ओवर एस्टिमेशन, और 10.175 इसी के बीच में लाई करता है, ठीक है। बट ये 10.175 9 के क्लोज है, ठीक है। यहां पर एक और चीज देखना, 9 के क्लोज है, 16 से बहुत दूर है, ठीक है, क्योंकि कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेशन है। बट ये जो वैल्यू आई है ये इन चारों की मदद से आई है, क्योंकि 12 9 के क्लोज है, 10 9 के क्लोज है, 16 9 से दूर है, तो ओवरऑल जो एवरेज वैल्यू आएगी वो 9 के क्लोज आएगी, ठीक है। वो 9 के क्लोज आएगी, क्योंकि मेजॉरिटी वैल्यूज किसके क्लोज हैं, तो एक्यूरेट वैल्यू भी उसी के क्लोज होगी। क्योंकि मेजरमेंट में इस बार शायद इसको अगर मेजरमेंट की तरह ले तो शायद थोड़ी बड़ी गलती होगी, और बड़ी गलतियां आप कम करोगे, छोटे एरर की गलतियां आप ज्यादा करोगे, क्योंकि आप मेजरमेंट को लेकर सीरियस हो ना, ऐसे मजाक तो कर नहीं रहे हो, तो बड़ी गलती होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक चीज निकल कर आती है एवरेज। आपके लिए एक्यूरेट वैल्यू निकालना मुश्किल है, लेकिन ये सारी वैल्यूज या तो अंडर एस्टिमेट है या ओवर एस्टिमेट है, बट अगर मैं इनका एवरेज निकालूं, ठीक है, अगर मैं इनका एवरेज निकालूं तो वो एवरेज एक्यूरेट वैल्यू के ज्यादा करीब होगा। ठीक है, वो एक्यूरेट के बहुत करीब होगा। तो कहां गया कैलकुलेटर, हम इसका एवरेज निकालते हैं, ठीक है। 1.23 प्लस 1.15 प्लस 1.21 प्लस 1.19 प्लस 1.27, 6.05 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो एवरेज आता है 1.21, ठीक है। तो एवरेज आया है मेरे पास, एवरेज वैल्यू आई है 1.21, जिसको आप मीन भी बोलते हो। मीन वैल्यू जो आई है 1.21 आई है, और देखो वो इससे मैच भी कर रही है, बट ऐसा नहीं है, इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, ठीक है। कई बार करता है, कई बार नहीं करता है, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू जो है, देखो एवरेज ये वैल्यूज हैं या आपके मेजरमेंट्स हैं, जिसमें आप कभी ज्यादा कर रहे हो कभी कम कर रहे हो, लेकिन आप अगर देखोगे कि अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूं, ठीक है, और एक्चुअल वैल्यू यहां पर है, तो कभी आप ओवर एस्टिमेट करोगे, अटेम्प्ट 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट 6, तो कभी अंडर एस्टिमेशन ओवर एस्टिमेशन अंडर एस्टिमेशन हो सकता है, लकीली तुक्के में आपने वही वैल्यू निकाल दी, बट आपको थोड़ी पता है वही वैल्यू है, ठीक है। ओवर एस्टिमेशन अंडर एस्टिमेशन, ठीक है। तो यहां पे जो वैल्यूज हैं, ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू को देखूं तो आपका जो एक्चुअल वैल्यू है वो उसके बीच में है, और एवरेज जो आएगा वो भी इनके बीच में आएगा, ठीक है, वही यहां कहीं आएगा। जरूरी नहीं है वो एग्जैक्टली एक्चुअल वैल्यू पर है, बट आएगा तो इनके बीच में ही, ठीक है। तो वो अगर आप इसको अगर मैं जूम करता हूं कुछ इस तरीके से, तो ये एक्चुअल वैल्यू है, ये ओवर एस्टिमेशन है सबसे बड़ी वाली, ये अंडर एस्टिमेशन है, और एवरेज मान लेते हैं कुछ यहां आया, तो एरर जो है आपका सिर्फ ओवर एस्टिमेशन और अंडर एस्टिमेशन में देखो, ठीक है, वो उसको अगर आप देखोगे या कोई भी वैल्यू आप लेके देखोगे, क्योंकि एवरेज वैल्यू इन सब वैल्यूज के मिड में आएगी, मतलब बाकी की सारी वैल्यूज अगर आप जूम करोगे ना, ठीक है, इसको चलो मैं जूम करके यहीं पे बना देता हूं और डिफरेंट कलर से बनाता हूं ताकि आपको नजर आए, ठीक है। मान लेते हैं ये एवरेज वैल्यू निकल कर आई, तो बाकी वैल्यू या तो इसके नीचे होंगी या इसके ऊपर होंगी, ऐसे इसके नीचे होंगी या इसके ऊपर होंगी, इस लाइन पे लाई नहीं करेगी। लकीली कोई एक पॉइंट लाई कर सकता है, सारी वैल्यूज इस पे लाई नहीं करेगी, क्योंकि सारी वैल्यूज इस पे लाई करते सबका एक ही आंसर आता ना, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू का एग्जैक्ट वैल्यू से जो गैप है वो मिनिमम होता है, वो होता है बोलना गलत होगा, वो मिनिमम निकल कर आ रहा है, ठीक है, वो मिनिमम निकल कर आ रहा है। सो क्योंकि आप एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, सो इट्स बेटर टू टेक मीन वैल्यू, ठीक है, मीन वैल्यू, बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, और हम कहें इट हैज मिनिमम एरर, इट हैज मिनिमम एरर, ठीक है। सो
एरर तो आपके पास आएगा ही, तो मिनिमम एरर निकालने के लिए आप क्या करो, मल्टीपल वैल्यूज निकालो, मल्टीपल रीडिंग्स निकालो आप मेजरमेंट की और उनका मीन कर दो, तो आपके पास आएगा मिनिमम एरर जो कि होगा आपका, ठीक है, मीन वैल्यू, मीन वैल्यू ऑफ योर मेजरमेंट्स, ठीक है, वो हो जाएगा आपके लिए, क्या हो जाएगा आपका, क्या बोलते हैं हम इसे, मीन वैल्यू ऑफ योर मेजरमेंट जो होगा वो आपके एक्चुअल वैल्यू के, जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है बट हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं, उसके सबसे ज्यादा करीब होगा, ठीक है। तो ये होता है देखो आपका एरर को, मतलब कम से कम एरर के साथ मेजरमेंट करने का वे, जो कि कुदरत ने ही हमें सिखाया है, ऑब्जर्व करते गए तभी तो ये सब चीजें पता चली, ठीक है। और ये एवरेज का गणित का ज्ञान ही तो हमें काम आ रहा है इस चीज को समझने के लिए, ठीक है। हालांकि शुरुआती दिनों में जब इंसान ने किया था तब उसे एवरेज का ज्ञान नहीं था, क्रोनोलॉजी को देखें तो मेजरमेंट की वजह से ही हम एवरेज की तरफ बढ़े थे, क्योंकि मेजरमेंट में ये परिस्थिति थी, आज हम पहले से एवरेज जानते हैं क्योंकि हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट इन रियलिटी पहले मेजरमेंट आया था, उसमें एरर से, और इन्हीं चीजों को ऑब्जर्व करके इंसान को समझ आया कि भैया क्लोज कैसे जाया जा सकता है, तो उसने खोज निकाला एवरेज को और मीन को। तो क्रोनोलॉजी में मेजरमेंट पहले आया, एरर्स पहले आए, बाद में हमने मीन को निकाला, क्योंकि हम एरर्स को कम से कम करना चाहते थे, ठीक है। तो देखो ये है आपका मीन वैल्यू की इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो अब देखो मीन वैल्यू हमें समझ आया, अब हम यहां पर बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, जो कि हम एज अ फॉर्मूला याद करते हैं, बट हम इसको समझते हैं। हमारे पास मल्टीपल रीडिंग्स होती हैं, ठीक है, मेजरमेंट की रीडिंग्स होंगी, ठीक है, मेजरमेंट की रीडिंग्स होंगी, जैसे कि मान लेते हैं 1.15, 1.27, 1.21, 1.23, 1.19, ये हमारे पास रीडिंग है, ठीक है। शायद यही वैल्यूज मैंने ली थी जिसका एवरेज निकल कर आया था, ठीक है, एवरेज निकल कर आया था हमारे पास, ठीक है, एवरेज वैल्यू स्लैश, या फिर आप कह लो मीन वैल्यू जो निकल कर आई थी हमारे पास आया था 1.21, ठीक है, 1.21 आया था। तो यहां पर जो एब्सोल्यूट एरर होगा, एब्सोल्यूट एरर होगा, अब इस नाम पे जाओ कि भैया अगर एवरेज वैल्यू को ही आप एक्यूरेट वैल्यू मान रहे हो अभी के लिए, क्योंकि एग्जैक्ट तो आप निकाल नहीं सकते हो, ठीक है, तो इसी को आप एवरेज वैल्यू को ही आप एब्सोल्यूट वैल्यू मान रहे हो, तो एब्सोल्यूट एरर होता है आपका रीडिंग जो आपने ली है, रीडिंग में से, ठीक है, मीन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो, रीडिंग में से मीन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो डेल्टा का मतलब चेंज होता है, तो यहां पर आप चेंज को ही देख रहे हो कि रीडिंग और मीन वैल्यू में कितना चेंज है, ठीक है। तो इसको रीडिंग A1 बोल रहे हो, उसको रीडिंग A2 बोल रहे हो, A3 रीडिंग, A4 रीडिंग, A5 रीडिंग, तो डेल्टा A इज इक्वल टू रीडिंग वैल्यू, जैसे कि पहले वाले के लिए अगर मैं देखूं तो डेल्टा A1 मेरे पास होगा, रीडिंग को मैं A1 बोल रहा हूं, माइनस, ठीक है, A मीन, ठीक है, इसको मीन वैल्यू को मैं लिखूंगा A मीन से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। सिमिलरली डेल्टा A2 होगा मेरे पास A2 माइनस A मीन, ठीक है, डेल्टा A3 होगा मेरे पास A3 माइनस A मीन, डेल्टा A4 होगा मेरे पास A4 माइनस A मीन, डेल्टा A5 होगा मेरे पास A5 माइनस A मीन, ठीक है। यही है मेरे पास रिलेटिव एरर, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और अगर ये पॉजिटिव आता है तो वो आपका ओवर एस्टिमेट कहलाएगा, नेगेटिव आता है तो वो अंडर एस्टिमेट कहलाएगा, कॉमन सेंस, ठीक है। तो इनके ओवर एस्टिमेशन, अंडर एस्टिमेशन देखे तो 1.15 में से 1.21 माइनस करेंगे, ठीक है, तो मैं यहां पर डेल्टा A1, डेल्टा A लिख देता हूं बस, ठीक है, A1 A2 A3 अपने आप हो जाएगा। तो डेल्टा A क्या आएगा मेरे पास, एवरेज वैल्यू है मेरे पास, A मीन है मेरे पास, A मीन है मेरे पास 1.21, उसमें से ये माइनस करते हैं, ठीक है। तो भैया 6.06 का डिफरेंस आएगा, जो कि आएगा मेरे पास माइनस ऑफ 0.06, ठीक है, इस केस में आएगा मेरे पास 0.06, ठीक है, इस केस में आएगा मेरे पास 0.00, इस केस में आएगा मेरे पास 0.02, इस केस में आएगा मेरे पास 0.02 नेगेटिव में, ठीक है। तो अब देखो एक्चुअली मैं मल्टीपल मेजरमेंट ले रहा हूँ, लकीली यहाँ पे वैल्यूज मैच कर रही हैं, जितना अंडर एस्टिमेट किया उतना ही ओवर एस्टिमेट कर लिया, यहाँ पे बिल्कुल भी ओवर एस्टिमेशन नहीं हुआ, जितना ओवर एस्टिमेट उतना अंडर एस्टिमेट, दैट इज वाई इस केस में हमारी एग्जैक्ट वैल्यू 1.21 आ गई थी, ठीक है। बट ऐसा हमेशा नहीं होता, ये तो, और ये वैल्यू भी मैंने रैंडम ली थी, तो तुक्का हो गया मेरे लिए बस कि एग्जैक्ट ऐसी वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो ये है आपका अंडर एस्टिमेशन, अंडर एस्टिमेशन, ओवर एस्टिमेशन, ओवर एस्टिमेशन, प्रिसीजन, ठीक है। यहां पर लकीली वो अंडर एस्टिमेशन नहीं हुआ ना ओवर एस्टिमेशन हुआ, लकीली, ठीक है। जानबूझ के तो आप एरर ही लाओगे, ठीक है, जानबूझ के भी आप एरर नहीं लाना चाहते हो, बट ये एक लकी वंस इन अ वाइल का तुक्का होता है, ठीक है। तो ये डेल्टा ए आपका कहलाता है एब्सोल्यूट एरर, कि भैया कितना एरर है, ठीक है, हर रीडिंग में कितना एरर है, उसको हम एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब अगले पार्ट में बढ़ते हैं, एब्सोल्यूट एरर हो गया। अब देखो एरर को बताने के दो तरीके हैं, ठीक है, या तो आप एब्सोल्यूट एरर ही बता दो कि भैया इतना एरर है, देखो भाई इतने इसमें, ठीक है, लेकिन आप एक चीज और कर सकते हो, ठीक है,
कि आप इसको रिलेटिव एरर के फॉर्म में बता सकते हो। रिलेटिव एरर मतलब है कंपैरेटिव एरर, जो कि आप परसेंटेज में भी बताते हो, तो अभी उस पे आते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट एरर के साथ आप एक चीज काम और कर सकते हो कि आप अगर कोई चीज बना रहे हो, मान लो स्केल बना रहे हो, तो आप इस स्केल की मेजरमेंट के बारे में तो बता रहे हो, प्लस साथ ही साथ इसके एरर को भी लिखकर दर्शा रहे हो कि भैया इसमें कितना एरर रहेगा। तो वो कैसे बताओगे? अब देखो, बड़ा छोटा भी हो सकता है आपके मेजरमेंट में, या आपने कोई मशीन के पार्ट को मेजर किया है, किसी टूल को मेजर किया है, या किसी यूनिट को मेजर किया है, जिसमें कि आपके पास एक्यूरेसी तो है, एक्यूरेट वैल्यू के सबसे करीब वैल्यू क्या ली है आपने? मीन वैल्यू को। ठीक है, तो आप यहां पे मेजरमेंट को ऐसे लिखोगे ए मीन। ठीक है, ए मीन, ये आपके पास मीन वैल्यू है, जो कि एरर के साथ है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एरर के साथ है। ठीक है, अब आप इसमें प्लस और माइनस, ओवर एस्टिमेशन और अंडर एस्टिमेशन कितना करना चाहोगे? ठीक है, तो जैसे इसका एवरेज लेके मैं एक्यूरेसी की तरफ बढ़ा, तो मेरे ओवर एस्टिमेशन और अंडर एस्टिमेशन का भी अगर मैं मीन निकालूं तो क्या हो? तो उससे क्या होगा कि भैया देखो, ये मेरी मेजरमेंट थी जिसमें मेरी ओवर एस्टिमेशन और मेरी अंडर एस्टिमेशन थी, लेकिन अगर मैं इन ओवर एस्टिमेशन और अंडर एस्टिमेशन का मीन निकालता हूं, मेरे वाले केस में तो वो जीरो आएगा। ठीक है, क्योंकि लकीली मैंने हर बार जितना ओवर एस्टिमेट किया, इत्तेफाक से मैंने उतना ही अंडर एस्टिमेट किया। बट अगर मैं A6 वैल्यू डाल देता हूं 1.20 डाल देता हूं, तो मेरे पास एरर आ जाएगा 0.01 नेगेटिव में। ठीक है, तो अब मैं इन 7 रीडिंग्स का अगर मीन निकालता हूं, ठीक है, मीन निकालता हूं, तो इससे मुझे पता चलेगा कि मेरा ओवर एस्टिमेशन और अंडर एस्टिमेट की एवरेज वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो मैं उसको प्लस माइनस करके इनका मीन लिख दूंगा, जो कि यहां पर आएगा, यहां तक तो जीरो हो गया, तो ये आ जाएगा 0.01 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 और 6 है ना, डिवाइड बाई 6 कर देंगे तो ये आ जाएगा 0 डिवाइड कर दो भाई, कितना आएगा? 0.01। ठीक है, फिर आएगा 40, सॉरी 0 आएगा यहाँ पर, फिर 40 आएगा, 6 6 जा 36, फिर 40 आएगा 66, तो 0.00, ठीक है, 667 है, इतना हमारे पास हो जाएगा। अभी राउंडिंग ऑफ भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 0.01। ठीक है, जब ये 5 से बड़ा होता है तो हम उसके आगे वाले नंबर को 1 कर देते हैं। तो मैं यहां पर डेल्टा ए मीन, ठीक है, इस वैल्यू को लिख दूंगा, और ये होगी मेरी फाइनल मेजरमेंट। ठीक है, ये कहलाएगी मेरी फाइनल मेजरमेंट, क्योंकि इसमें मुझे ये पता होगा कि मैं इसको ऐसे कह सकता हूं। ठीक है, ये मेरी रीडिंग है, इन रीडिंग के बेसिस पर मैं ये कह सकता हूं कि मेरी जो फाइनल मेजरमेंट है वो है 1.21 प्लस माइनस 0.01। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ये है मेरे पास ए मीन, ठीक है, और ये है मेरे पास एब्सोल्यूट एरर का मीन। ठीक है, प्लस माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि या तो मैं इतना ओवर एस्टिमेट कर सकता हूं या इतना अंडर एस्टिमेट कर सकता हूं। ठीक है, तो ये है मेरी मेजरमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? 1.21 में आप 0.01 ऐड कर सकते हो, या तो वैल्यू वहीं तक जा सकती है या उसको घटा दो, यानी कि इसका मतलब कि मेरी जो मेजरमेंट है ये 1.20 से लेकर 1.22 के रीजन में आती है। यानी कि भैया ये तो हो गया मेरे पास प्रिसाइज, 1.20 से छोटी तो नहीं होगी और 1.22 से भी बड़ी नहीं होगी, जो वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में कहीं लाई करती है। ठीक है, तो एग्जैक्ट तो नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन एक रीजन आपको मैं बता पा रहा हूं। ठीक है, तो आप अगर किसी टूल को खरीदना चाहोगे और आप चाहते हो कि उसकी मिनिमम लेंथ 1.20 हो, ठीक है, और मैक्सिमम 1.22 से ज्यादा ना हो, उसी के बीच में आए, तभी मेरे पार्ट की फिटिंग बेस्ट रहेगी। तो इस मेजरमेंट वाले जो पार्ट्स होंगे वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। वेर एज एक दूसरी कंपनी सेम चीज बनाती है, उसकी एवरेज भी 1.21 आ रही है, बट यहां पर आ रहा है 0.05 आ रहा है, मेजरमेंट जो एरर आ रहा है वो इतना आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो वैल्यू आ रही है 1.21 माइनस 0.05, 11 में से 5 गए 6, और यहां पर आ जाएगा 1.1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ रही है 1.16 से लेकर अब 1.26 तक। ठीक है, ये देखो इसका जो एब्सोल्यूट एरर का जो वेरिएशन है कुछ ज्यादा ही है, कुछ ज्यादा ही है। ठीक है, और आपको चाहिए कि 1 पॉइंट, मान लेते हैं आपको 1.21 ही चाहिए, से फॉर एग्जांपल इतना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको 1.21 का ही वो मटेरियल चाहिए, तो आपके पास ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है, बट इसमें एरर कम है, एब्सोल्यूट एरर कम है, बट इसमें ज्यादा है। तो आप अगर 1.21 के लोगे तो हो सकता है 1.20 का निकल जाए,
तो जो वेरिएशन आया प्रोडक्ट के अंदर बहुत कम आया, लेकिन इसके अंदर 1.16 भी निकल सकता है और 1.26 भी निकल सकता है, जिसमें ज्यादा भी, अगर ज्यादा भी हुआ तो बहुत ज्यादा हुआ, हो सकता है इसमें भी सेम ही आ जाए, 1.21 भी आ जाए। आपने बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदे, बट हो सकता है बहुत सा आपका जो सेम प्रोडक्ट आपने बहुत सारे पार्ट्स में बहुत सारे क्वांटिटी में खरीद लिया, तो कुछ 1.16 से लेकर 1.26 तक वेरी कर रहे हैं, और जो जो 1.21 के करीब आ रहे हैं वो तो आपके काम आ गए, बाकी अदर आपके काम ही नहीं आ रहे हैं। वेरस इस केस में आपके ज्यादा चांसेस हैं कि 1.21 के करीब के मटेरियल आपको ज्यादा मिलेगा। पॉइंट समझ रहे हो, इसकी इंपॉर्टेंस को समझो, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, इन सब चीजों में ये कितने महत्वपूर्ण योगदान पेश करते हैं, प्लस आपका उस पर्सन की एक्यूरेसी पर भी भरोसा जागता है, कंपनी या पर्सन की डिग्निटी भी यहां पर बढ़ती है कि भैया कितने सीरियस हो आप काम को लेकर, ये भी बताता है, ठीक है। जितना कम एरर उतनी ज्यादा सीरियसनेस आपको शो होती है, तो ये भी आपको पता चलता है। और इसी चीज को हम एक और तरीके से शो करते हैं, जो कि होता है आपका रिलेटिव एरर, ठीक है। रिलेटिव एरर कुछ नहीं है, ये बेसिकली आपके लिए रिलेटिव एरर, ठीक है, ये आपको चीजें परसेंटेज में बताने में मदद करता है। रिलेटिव मतलब कंपैरेटिव एरर, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि मैंने डेल्टा ए मीन तो निकाल लिया, ठीक है, इसको मैं कंपेयर करता हूं ए मीन के साथ, ए मीन के साथ, ठीक है, तो इसमें मुझे एक रेशियो मिल गया। अब देखो, अगर आपका डेल्टा ए मीन जितना छोटा होगा, ठीक है, उतना ही इस रेशियो की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, उतना ही इस रेशियो की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, ठीक है। वेयर एज जितना डेल्टा ए मीन, क्योंकि वो न्यूमरेटर है, बड़ा होगा, रेशियो की वैल्यू ज्यादा आएगी। और क्योंकि ये रेशियो में है इसलिए रिलेटिव है, कंपैरिजन या डिवीजन जब होता है तो हम उसको रिलेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हम एक रेशियो में एरर को बता रहे होंगे, तो जितना ये स्मॉल होगा उतना आपके लिए अच्छा है, जितना ये बिग होगा उतना आपके लिए बेकार है, ठीक है। तो आप यहां पे भी अगर कंपेयर करो, ठीक है, इसमें अगर आप कंपेयर करो 0.01 डिवाइड बाय 1.21, ठीक है, एंड 0.05 डिवाइड बाय 1.21, तो रिलेटिव एरर किसका कम है, इसका कम है, रिलेटिव एरर इसका ज्यादा है, ठीक है। सो रिलेटिव एरर कुछ नहीं है, डेल्टा ए मीन को ए मीन से एक साथ कंपेयर किया, और यहीं पर आ जाता है आपका थर्ड पार्ट, परसेंटेज एरर, ठीक है। वो भी कुछ नहीं है भैया, रेशियो तो निकाल ही रखा है, चलो परसेंटेज में निकालो, मल्टीप्लाई 100 कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 कर दो। जैसे मैं पहले वाले पार्ट को देखूं, ठीक है, तो 0.01 डिवाइड बाई 1.21, ठीक है, मल्टीप्लाई, वैसे इसका रिलेटिव एरर बता देता हूं आपको, इसका रिलेटिव एरर है 0.0826, ठीक है, और इसका रिलेटिव एरर 0.05 डिवाइड बाई 1.21, ठीक है, इसका रिलेटिव एरर आ रहा है 0.0413, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज को देखो, रिलेटिव एरर को, तो ऑब्वियसली, ठीक है, मैं किस पर फोकस करूंगा, न्यूमरेटर बड़ा हुआ तो उसकी वैल्यू तो बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। मैंने क्या गलत कैलकुलेशन कर दी है, 0.01 डिवाइड बाई 1.21, ओ यस, गलत कैलकुलेशन नहीं, एक जीरो लगाना भूल गया, ठीक है। तो आप देखो, अब इन दोनों को यदि हम देखते हैं तो समझ आता है कि भैया रिलेटिव एरर इसका कम है, क्योंकि जिसकी वैल्यू कम वो ज्यादा एक्यूरेट, ठीक है, तो हम इस पर जाएंगे। वही अगर मैं परसेंटेज में देखूं तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 0.826%, और इसको देखूंगा तो आएगा 4.13%, ठीक है। जहां पर इसका परसेंटेज एरर क्या है, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई किया, बेसिकली हम परसेंटेज में देखना चाहते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं हम लोग, छोटी क्लास में या 7वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा ना प्रॉफिट, ठीक है, कि सेलिंग प्राइस को आपने प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 100, कि आपने 100 रुपए के सेलिंग प्राइस पे 10 रुपए प्रॉफिट कमाया है, मल्टीप्लाई 100, यानी कि 10% का आपका प्रॉफिट है। वही आपने 20 रुपए कमाया होता तो 20% आपका प्रॉफिट होता, बस वही परसेंटेज हमने यहां पर करी है। तो अब यहां पे दिख रहा है कि यहां पे 4% का रिलेटिव एरर है, और यहां पे 0.826 का, यानी कि 0.83 मान लो, लेस देन 1% का एरर है यहां पे, परसेंटेज एरर। तो मेरे लिए ये एक बेटर चॉइस है। तो चॉइसेस लेने में आपकी यहां पर काम आ रहा है, मेजरमेंट में एरर आएगा ही आएगा, और फिर उस मेजरमेंट के साथ आप अपनी नीड अनुसार चीजों को चूज करोगे। और इसमें जब आप कोई बिजनेस कर रहे होगे या कोई चीज बना रहे होगे, रिसर्च करने के लिए आपको कोई मटेरियल चाहिए, तो प्राइस भी अपना एक रोल प्ले करेगा। अब हो सकता है कि ये वाला मटेरियल, क्योंकि एरर ज्यादा है, प्राइस कम हो, बट आपके काम का ही ना हो, तो आपके लिए ये ऑप्शन अपने आप ही खारिज हो जाता है, आप इसी के साथ जाओगे इवन दो इसका प्राइस ज्यादा हो। क्योंकि कई बार थोड़ा पैसा बचाने के चक्कर में पूरे प्रोजेक्ट का जो फंडिंग है वो लॉस में चला गया, तो फिर यहां पे पैसा बचाने के चक्कर में यहां आपके लिए बड़ा नुकसान, मतलब यहां पे पैसा बचाया लेकिन पूरे प्रोजेक्ट को नुकसान बैठ गया, तो सोचो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो ये चीज आप लोगों को समझनी है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट नहीं है कि इसको आपको याद कर लेना है। और सबसे बड़ी बात, आप अगर 12th में हो,
ठीक है, तो आप समझ भी रहे होगे इस बात को कि 11th के इस पार्ट को हमने कितनी आसानी से इग्नोर कर दिया है, क्योंकि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ना, ये है बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन हम लोग थ्रू आउट द ईयर कभी लैब में इन चीज़ों को यूज़ ही नहीं करते हैं, ना हमें उस तरह का एनवायरनमेंट मिलता है। सो ऐसे एनवायरनमेंट हम खुद के लिए बिल्ड करें, और उसके लिए हमें सिर्फ सोचना है, और छोटे मोटे मेजरमेंट जब हम करेंगे तो उन चीज़ों को समझेंगे, इस ज्ञान को अपने दिमाग में प्रोसेस करके रखेंगे, क्योंकि हमें भैया फ्यूचर में डिस्कवरर, इनोवेटर और एक ट्रू इंजीनियर बनना है। तो ये ज्ञान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ इसकी पैदा करना इंपॉर्टेंट है, और वो समझ हमने यहाँ पर समझी है। थ्रू आउट आपके आगे के टेक्स्ट में आप इसको कहीं यूज नहीं करने वाले हो। हाँ, इस चीज के ऊपर एक आध क्वेश्चन आपके जेई मेंस और एडवांस में आ जाएंगे, जिनको लोग सोचते हैं यार इसका एक दो क्वेश्चन भी क्या ही करना है, छोड़ो, इग्नोर कर देते हैं, बाकी क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। बट ये डिस्कवरीज के लिए, जब भी आप खुद से कोई नई डिस्कवरी करने जा रहे होगे, देखो जो आप पढ़ने वाले हो वो ऑलरेडी डिस्कवर्ड है, तो डेफिनेशन चिपका के आपको याद करवा दिया जाता है। बट न्यूटन सर ने, आइंस्टाइन ने, लेबनिज ने, गैलीलियो ने जो भी चीज पहली बार खोजी है, क्या इन लोगों ने क्या ऐसे ही बस डायरेक्ट डेफिनेशन दे दी थी क्या? नहीं, उन्होंने भी मेजरमेंट करी थी, उस मेजरमेंट के आधार पर वो यहां तक पहुंचे हैं। तो मेजरमेंट इज अ फर्स्ट स्टेप। आप कोई भी नई डिस्कवरी करने जाओगे तो मेजरमेंट ही आपका पहला स्टेप होगा कुदरत से बात करने के लिए। सो दैट इज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हमारे पास आएगा अर्थमेटिक, यानी कि हमें मेजरमेंट में जो ये एरर्स हैं, अगर हम दो चीजों को, ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में होगा, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर ऑब्वियसली लंबा होता जा रहा है, ठीक है, और लंबा मैं जानबूझ के नहीं करता हूं, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि आपको सारी बातें ना ही बताई तो फिर फायदा ही क्या है उस लेक्चर का। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन हम लोग पढ़ने नहीं आए हैं, हम लोग ज्ञान लेने आए हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि मेरे पास एक पाइप है, ठीक है, मुझे एक और पाइप इसके साथ ज्वाइन करनी है। ठीक है, ऑब्वियसली दोनों पाइप्स की मेजरमेंट में एरर होगा। ठीक है, इसकी मेजरमेंट है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और इसकी मेजरमेंट है बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और ये फाइनल है मेरे पास सी प्लस माइनस डेल्टा सी। ठीक है, जो कि इन एरर्स की वजह से होगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल मेजरमेंट होगा। या फिर मुझे इस पाइप में से इतनी पाइप काटनी है, ठीक है, और ये है बी प्लस माइनस डेल्टा बी, तो ये कितना बचेगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, या फिर मुझे ए प्लस डेल्टा ए वाली जैसी पाइपें जो हैं 10 बार लगानी है, ठीक है, तो उनको मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, या मुझे उसके 10 बराबर हिस्से करने हैं तो मुझे डिवाइड करना होगा। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई, माइनस को भी मल्टीप्लाई लिख दिया मैंने, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन केसेस में एरर्स को कैसे देखना है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग उस चीज को ऑब्जर्व करेंगे। इसको अगले वीडियो लेक्चर में क्यों लेके जा रहा हूं, बिकॉज हम ऑब्जर्वेशन से इस चीज को सीखेंगे, दैट इज वाई। अन्यथा इसका तो 4 प्रोसीजर 4 लाइन बता के मैं खत्म कर सकता हूं, बट वो मैं नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, सो इस वीडियो लेक्चर को यहाँ एंड करते हैं, एंड अगले वीडियो लेक्चर में ये करेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डिजिट्स को देखेंगे, क्योंकि सब कनेक्टेड है, इसके साथ ही सिग्निफिकेंट डिजिट भी शुरू हो जाएगा, और फिर हम वर्नियर की तरफ बढ़ेंगे कि वर्नियर एक्यूरेसी के पास कैसे पहुंचे थे। ठीक है, सो इस वीडियो लेक्चर को यहाँ एंड करते हैं, एंड अगर आप लोगों को लगता है कि हम लोग आपको सही ज्ञान प्रदान कर पा रहे हैं, स्टेम वेदास आपके लिए एक राइट प्लेस है राइट नॉलेज के लिए, सो प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को स्टेम वेदास एप्लीकेशन पे एंड यूट्यूब चैनल पर प्लीज प्लीज लेकर आओ, क्योंकि जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना ज्यादा साइंटिफिक एनवायरमेंट बनेगा, और इंडिया को इसी की नीड है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।